हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमित अरोड़ा एग्जामपुर फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं इस दीपावली के पावन उपलक्ष्य पर। ठीक है डियर स्टूडेंट, और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और ईश्वर की के आशीर्वाद से अपनी पढ़ाई में भी मशगूल होंगे, मिठाई खाने में भी मशगूल होंगे और पूरी तरीके से अपने फोकस पर एम्ड रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ और दिवाली के पटाखे और मिठाई के पटाखे लेकर के आया है आपके लिए एग्जामपुर भी, क्योंकि महा धमाका ऑफर आया है जो कि वैलिड है कब तक, क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है 27 अक्टूबर तक, और आपको दिया जा रहा है भैया 1 किलो काजू कतली का जो रेट होगा उससे भी कम पर 75% आपको दिया जा रहा है इसमें डिस्काउंट। इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात विद डेयरी मिल्क नहीं बल्कि एग्जामपुर के 75% काजू कतली वाले ऑफर के साथ। तो किसी प्रकार की देरी मत कीजिएगा, तुरंत फोन उठाइएगा और 27 अक्टूबर से पहले जरूर इस वर्दी को ले लीजिएगा, क्योंकि यह सिलेक्शन कराने वाली वर्दी है। फिलहाल हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर किस पर चलेंगे? सर पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आंसर दीजिए प्लीज। क्या लगता है आपको आंसर? जी हां, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर शासन किसने किया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अरे भाई ये तो रजिया के पिताजी थे, तो भैया 1210 से लेकर 1236 तक कौन बैठा रहा? सर शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसके बाद इनका एक अयोग्य पुत्र आकर के बैठा जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, और इसको हटा करके लाल कपड़े पहन करके रजिया सुल्तान ने मांगा था जनता से न्याय, और यह बन गई थी शासिका। इसके बाद कौन बैठा था? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो सर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो गयासुद्दीन बलबन बैठा था, लेकिन रजिया के बाद जो बैठा था सर बहराम शाह बैठा था, जिसने नायब वजीर के पद को भी इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद मसूद शाह बैठा था, उसके बाद नासरुद्दीन महमूद बैठा था, और महमूद का ही क्या कहते हैं ससुर कौन था? सर बलबन, गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन इज द राइट आंसर। हमने बलबन को भी देख लिया, हमने ऐबक से के बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद रजिया, फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासरुद्दीन महमूद, और उसके बाद बलबन। तो याद रखिएगा, क्रम को भूलने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐबक, ऐबक को याद रखिएगा, इसको लाख बख्श का भी टाइटल है, लाख बख्श का भी टाइटल है, क्योंकि अपनी उदारता के कारण यह लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहते हैं, कुरान खां भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही मधुर वाणी में यह कुरान का पाठ करता था, और पोलो नामक खेल खेलते हुए यह गिर पड़ा और चल बसा। तो याद रखिएगा प्लीज, गलती से भी भूलिएगा नहीं। यह पृथ्वीराज चौहान, जिसको तराइन के सेकंड वाले युद्ध 1192 में गौरी द्वारा पराजित किया गया था, भैया इसके बारे में यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। यह पृथ्वीराज थर्ड है। कौन सा है? सर तीसरा है, पहला दूसरा नहीं है। तो याद रखिएगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर की तरफ हम लोग मूव है। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? द बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सर जीता है श्रीलंका के लेखक ने, श्रीलंका के लेखक ने, जिसने लिखी है एक किताब द सेवन मून्स ऑफ द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीदा। माली अल्मीदा यह लिखी है किसने? भाई बुकर पुरस्कार
विजेता बुरुस का सेकंड श्रीलंकन बुकर पुरस्कार अवॉर्डी कौन है भाई? शेहान करुणातिलका। तो बहुत अच्छे से नाम भी याद होगा, गुणातिलका जो श्रीलंका के बैट्समैन हैं उन्हीं के ही नाम पर याद रख लो। क्या सर? करुणातिलका। तो तिलका इलका तुम जान जाओगे, भूलोगे नहीं, मैं बुरे तरीके से आशा करता हूं। याद रखिएगा प्लीज, बुकर पुरस्कार अवॉर्डी एक ना एक क्वेश्चन गिरना जरूर है। मैन बुकर वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब बुकर वाला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो भूलने की गलती मत कीजिएगा शेहान करुणातिलका को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान में रखिएगा भैया, बुकर पर जो बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भैया केवल इकलौते खड़े हुए थे, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ, तुरंत के तुरंत चुन लिए गए। तो भैया क्या लगता है आंसर? जरा आंसर पर अपने टिक मारो, तब मैं फिर आपको अपना आंसर बताऊंगा कि क्या है राइट आंसर। रोजर बिन्नी, मोहिंदर अमरनाथ, मदन लाल या सुनील गावस्कर? क्या लगता है आंसर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्टुअर्ट बिन्नी के पिताजी कौन? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जी जो हैं, बिन्नी जी जो हैं वो बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए हैं। राइट आंसर इज सर रोजर बिन्नी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बनने वाला है, पूछा जाएगा 100%। निम्नलिखित में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का आयोजन किया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज द टाइगर लीजन? क्या लगता है आंसर? भाई टाइगर लीजन से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तब तक मैं आपके लिए दो और नाम लिख देता हूं। सर इसका क्या और नाम है? चलिए मैं लिख देता हूं सर, द इंडियन लीजन, इसी को ही कहते थे। टाइगर लीजन का ही दूसरा नाम क्या है? सर द इंडियन लीजन। सर इसी का ही एक और नाम है सर फ्री इंडिया लीजन। फ्री इंडिया लीजन ये गठित की गई थी, कहां पर गठित की गई थी आपको यह ध्यान में रखना है। फ्री इंडिया कहां पर गठित की गई थी? पहले सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर की मदद लेकर के भारत पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हिटलर का मूव जो है वो टर्न हो गया था रशिया की तरफ। इसीलिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो जर्मनी से घूमते हुए जापान चले आए थे। लेकिन मेरे भाई याद रखना, ये जो आपकी टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन जो गठित की गई थी सर, वो जर्मनी में गठित की गई थी। वो कहां पर गठित की गई थी? जर्मनी में गठित की गई थी। और जर्मनी में ही इन्होंने महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता भी कहा था। राष्ट्रपिता भी कहा था। तो सर आंसर क्या है इसका? सर लगाया तो है मैंने आंसर कि जर्मनी भैया इसका बिल्कुल सही आंसर है। सिंगापुर नहीं होगा आंसर, ठीक है? जर्मनी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निम्नलिखित में से कौन से नेता देव समाज से जुड़े हुए थे? देव समाज से जुड़े हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वर एसोसिएटेड विद देव समाज? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद होना चाहिए आपको। पंडित मदन मोहन मालवीय आपको बहुत अच्छे से मालूम है सर, ये बीएचयू से संबंधित है 1916 वाले से। पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है? बहराम जी मालाबारी और कोई नहीं है। ये एज ऑफ, भैया ध्यान में रखिएगा, जो लड़कियों की विवाह की आयु है, लड़का लड़की की विवाह की आयु है, लड़का लड़की की विवाह की आयु। तो मालाबारी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1971 को पास किया गया था, जिसमें लड़का लड़की की आयु को डिसाइड किया गया था शादी की। लेकिन सर इसका आंसर क्या है? तो सर शिव नारायण अग्निहोत्री इज द राइट आंसर। सर शिव नारायण अग्निहोत्री इज द राइट आंसर। तो ध्यान में रखिएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री इज द राइट आंसर। गलती मत कीजिएगा, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या लगता है आंसर? व्लादिमीर जेलेंस्की, जो बाइडेन, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इमैनुअल मैक्रोन जी? क्या लगता है आपको, ए, बी, सी या डी? अपने आंसर को प्लीज सुरक्षित कीजिए क्योंकि मैं अपने आंसर को आपको बताने जा रहा हूं। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, मैं यहां से तुम्हारे आंसर को देख रहा हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है आप सर। व्लादिमीर जेलेंस्की इज द राइट आंसर। भैया जेलेंस्की को दिया गया है क्या सर? लिबर्टी मेडल, क्योंकि लिबर्टी को प्रोत्साहन देने के लिए यूक्रेन के जो हमारे व्लादिमीर जेलेंस्की साहब हैं उन्हीं को दिया गया है, क्योंकि झुकने से मना कर दिया। पुष्पा का सबसे बढ़िया किरदार किसने निभाया है? सर पुष्पा में झुकेगा नहीं, तो सबसे बढ़िया किरदार वाकई में रियल जो किसी ने दिखाया है, भैया एक अभिनेता है, ये एक हास्य कलाकार रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए एक हास्य कलाकार जब सीरियस होता है तो क्या बन जाता है? वो रियल पुष्पा बन जाता है, वो रियल पुष्पा बन जाता है। मैं झुकेगा नहीं, समझ रहे हो? तो झुकेगा नहीं, रशिया जैसी इतनी बड़ी पावर के आगे नहीं झुका तो वो किसी के आगे नहीं झुकेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबा दिया था? विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झांसी? क्या लगता है आपको? कॉलिन कैम्पबेल, मेजर विलियम टेलर, जनरल ह्यूरोज, नन ऑफ द अबव? कॉलिन कैम्पबेल या मेजर विलियम टेलर या जनरल ह्यूरोज या नन ऑफ द अबव? क्या लगता है आपको? आंसर पूछ रहा है सर, झांसी की बात कर रहा है आपसे, क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिएगा। टेलर तो भाई जगदीशपुर में थे, बिहार में, याद होगा आपको। आरा, कुंवर सिंह को आप जान ही रहे होंगे। तो भैया ये किससे संबंधित है? टेलर साहब ये कुंवर सिंह से संबंधित है, क्योंकि कुंवर साहब को कपड़े सिलाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, इसीलिए टेलर को तो वही बुलाएंगे कि चले आओ मेरे लिए कपड़े बनाओ, क्योंकि मैं कुंवर आदमी हूं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस सर। ह्यूरोज इज द राइट आंसर, ह्यूरोज इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, यही ह्यूरोज है जिसने लिखा था 57 की क्रांति में झांसी की रानी जो है, झांसी की रानी अकेली मर्द है। किसका स्टेटमेंट है? झांसी की रानी अकेली मर्द है। ये किसका स्टेटमेंट है? जनरल ह्यूरोज का स्टेटमेंट है। झांसी की रानी की वीरता से वो इतना प्रभावित हुआ था कि उसने घोषित कर दिया था 57 के विद्रोह में अगर कोई मर्द है तो सर वो बिल्कुल बिल्कुल झांसी की रानी ही अकेली मर्द है। ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? कौन सी पुस्तक? सर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। आप अगर हम इसको जोड़ें क्या कहते हैं मॉडर्न इंडिया से, तो आप मुझको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कौन सी वो शख्सियत है जिसकी दो पत्र चलते थे, एक था न्यू इंडिया, दूसरा था कॉमनवेल्थ। एक था न्यू इंडिया, दूसरा था कॉमनवेल्थ। क्या लगता है आपको आंसर क्या हो जाएगा उसका आंसर? न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ का वो आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। लेकिन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो अभी हाल में ही डेवलप हुआ है। न्यू इंडिया बुक वाज लॉन्च ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? भैया याद रखिएगा, ये वही इंसान है जिसके नाम पर फिरोज शाह कोटला मैदान जो क्रिकेट ग्राउंड है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड है, इसका नाम बदल करके रख दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। क्योंकि अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब जो हैं
उन्होंने न्यू इंडिया की कल्पना की थी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की न्यू इंडिया की कल्पना है। तो ये जो न्यू इंडिया बुक है ये किसको समर्पित है? ये अरुण जेटली जी के विजन पर आधारित है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? अरुण जेटली इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति के लिए किया जाता है? द वर्ड मंगल, मंगल 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 इज यूज्ड फॉर विच एमंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ वेजिटेशन? किसके लिए यूज किया जाता है? एक्वेटिक प्लांट्स, जलीय पौधे, अल्गल ब्लूम्स या अल्गल ब्लूम्स के लिए, या मैंग्रोव्स के लिए, या भूमध्य सागरी वन और जंगलों के लिए, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट और वुडलैंड के लिए? क्या लगता है आपको आंसर? अपने आंसर को प्लीज सुरक्षित कीजिए ताकि मैं अपने आंसर को आपके साथ टैली कर सकूं कि आप क्या आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया, क्या हो जाएगा आंसर? सर मैंग्रोव इज द राइट आंसर। मंगल शब्द को जो टैली किया जाता है, मंगल शब्द का प्रयोग किस प्रकार की वनस्पति के लिए होता है? सर मैंग्रोव्स नामक वनस्पति के लिए होता है। याद रखिएगा, विशेष रूप से मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अधिकतर आपको दलदली क्षेत्रों में दिखाई देंगे। कच्छ वनस्पति भी होती है यही, विशेष रूप से आपको बंगाल का रीजन, ये जो आपको ईस्टर्न घाट का इलाका है, यहां बहुत सारे मैंग्रोव्स के इलाके दिखाई देंगे। ये कोस्टल एरिया के प्राकृतिक प्रहरी के रूप में काम करते हैं, चक्रवातों से सुरक्षा करते हैं और कोस्टल इलाके की बहुत ज्यादा वर्षा होती है उससे सुरक्षा करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैंग्रोव्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चांदीपुर ऑन सी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चांदीपुर ऑन सी इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु? या तमिलनाडु? भैया ये चांदीपुर वही इलाका है, जैसे पहले तुम पहले अपना आंसर सुरक्षित करो तभी मैं बोलूंगा। आई थिंक अब आप लोग अपना आंसर सुरक्षित कर चुके होंगे, तो मैं आपको बता दूं ये चांदीपुर वही इलाका है जहां से मिसाइल लॉन्चिंग के सिस्टम यूज किए जाते हैं। मेरे भाई चांदीपुर, मेरे भाइयों बहनों, चांदीपुर जो है इसी के पास कौन सा आइलैंड है? दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड। पहले सर इसका नाम क्या हुआ करता था? तो भैया इसी का नाम पहले व्हीलर आइलैंड भी हुआ करता था। अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ये जो है मिसाइल मैन के नाम पर रखा, व्हीलर आइलैंड का नाम जो है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम पर रख दिया गया, अब्दुल कलाम आइलैंड। और ये चांदीपुर जो है भैया ये ओडिशा में स्थित है, यहां से मिसाइल लॉन्चिंग पैड स्थापित किए गए हैं, मिसाइल लॉन्चिंग पैड स्थापित किए गए हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? सर ए इज द राइट आंसर। सर आंध्र प्रदेश में क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर कौन सी झील है इसके पास में? तो याद रखिएगा इसी के पास में एक पुलिकट लेक भी है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पड़ती है, दोनों के बीच में बॉर्डर बना देती है पुलिकट नामक लेक, और वहीं पर स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर। कौन सा सर? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो आपके मंगलयान, गगनयान जो हैं ये सर कहां से प्रक्षेपित किए जाते हैं? सर सतीश धवन स्पेस रिलेटेड ऑब्जेक्ट स्पेस सेंटर से जाते हैं। मिसाइलें कहां टेस्ट की जाती हैं? सर चांदीपुर व्हीलर आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड पर इसको टेस्ट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। भारत की पहली जनगणना किस वायसराय के दौरान की गई थी? भारत की पहली जनगणना किस वायसराय के दौरान की गई थी? लॉर्ड नॉर्थब्रुक,
लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। पहले तुम अपना आंसर बताओ, तब तक मैं कुछ और बता देता हूं। रिपन तो भैया इसके समय में सर एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत बार बताया है, रट गया होगा। सर एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, इसी ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, पॉपुलरली नोन एज गैगिंग एक्ट, को समाप्त कर दिया था। सर ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन नामक आदमी ने इसको लागू किया था। और समाप्त किसने किया था? सर लॉर्ड रिपन नामक आदमी ने इसको समाप्त कर दिया था। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी कहलाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी कहलाता है। याद रखिएगा प्लीज इस बात को। सर इसका क्या आंसर होगा? सर लॉर्ड मायो जो है सबसे पहले जनगणना इसी के समय में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना किसके समय में हुई? सर नियमित जनगणना, कंटिन्यूटी किसके समय में आई? तो नियमित जनगणना सर इसके समय से स्टार्ट की गई। नियमित जनगणना सर लॉर्ड रिपन के समय से स्टार्ट की गई, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? पहली बार किसके समय में? लॉर्ड मायो के समय में चालू की गई थी। ये लॉर्ड मायो जो है सर ये अंडमान निकोबार में मारा गया था। अंडमान निकोबार में जो सेलुलर जेल है कहां पर है? तो भैया याद रखिएगा साउथ अंडमान में है, साउथ अंडमान में है सेलुलर जेल। वहां पर इसकी एक अफगान मोहम्मद शेर अफगान ने, शेर अली अफगान था ये, मोहम्मद शेर अली ने लॉर्ड मायो की हत्या कर दी थी। कहां पर? सर अंडमान निकोबार द्वीप में, सर अंडमान, साउदर्न अंडमान सेलुलर जेल में। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है? एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी इलाकों में ओरिजिनेट होती है, उगती है, मतलब उद्गमित होती है, उद्गमित होती है। याद रखिएगा मैदानी इलाकों में इसका जन्म होता है, ना कि पहाड़ों में। कौन सी इकलौती गंगा की ट्रिब्यूटरी है जिसका जन्म मैदानी इलाकों में होता है? मैदानी इलाकों में इसका जन्म होता है और मानसून से यह वर्षा प्राप्त करती है और भूमिगत स्रोतों से इसको जल प्राप्त होता है। तो कौन सी ऐसी नदी है? गंडक, गोमती, रामगंगा या नन ऑफ द अबव? गंडक, गोमती, रामगंगा या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? क्या लगता है आपको आंसर? क्या लगता है आपको आंसर प्लीज? भैया मेरे याद रखिएगा गोमती जो है जिसके किनारे लखनऊ बसा हुआ है, गोमती सर इज द राइट आंसर। पीलीभीत से निकलती है। कहां से निकलती है? पीलीभीत नामक स्थान से, जिले से निकलती है, यूपी के। सर गोमती इज द राइट आंसर। एकमात्र नदी है जो कि मैदानी इलाकों से जन्म होता है और ना कि पहाड़ों से। तो याद रखिएगा प्लीज, बी आंसर इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मामल्लपुरम, महाबलीपुरम में पल्लवों के 5 अखंड रथों में सबसे बड़ा है। अगर यहां आप इन रथों को देखेंगे, रथ जो है आपको एकाश्मक चट्टानों से मिले हुए बने हैं, मतलब एक ही पत्थर यूज किया गया है, एक ही पत्थर को काट के पॉलिश करके इस मंदिर को डेवलप किया गया है। याद रखिएगा ये जो 5 रथ बनाए गए हैं, 5 रथ जो बनाए गए हैं, इसमें सबसे बड़ा रथ कौन सा है? सबसे बड़ा रथ कौन सा है? अर्जुन का, भीम का, धर्मराज जी का या द्रौपदी का? किसका रथ सबसे बड़ा है? क्या लगता है आंसर? जी जी मैं आपके आंसर को देख रहा हूं, डोंट वरी, प्लीज प्लीज गिव योर आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो जाएगा सर? धर्मराज इज द राइट आंसर। धर्मराज का जो है
सबसे बड़ा रथ है, द्रौपदी का सबसे छोटा रथ है। द्रौपदी का छोटा और सबसे बड़ा रथ किसका? जो सबसे बड़ा भाई उसी का सबसे बड़ा रथ होगा, तो याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो रथ है ना, आपको यहां पर क्या दिखाई देगा? हाथी, हाथी बने हुए आपको दिखाई देंगे। मतलब हाथी इस तरीके से बैठे हुए हैं कि हाथी के ऊपर जैसे लगता है कि मंदिरों को डेवलप किया गया। हाथी आपको मिलेंगे सीढ़ियों पर, आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो हाथी आपका इस्तकबाल करते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही यूनिक स्टाइल है, द्रविडियन स्टाइल में इसको बनाया गया है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष आयोजित होने वाली है? वुमेन आईपीएल कहां पर किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? 2022, 2023, 2026 या 2024? कब से स्टार्ट किया जाएगा? इन विच ईयर वुमेन्स इंडियन आईपीएल इज सेट टू टेक प्लेस? अपने प्लीज आंसर को सुरक्षित कीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब अपने आंसर को प्लीज टैली कर लीजिए। आंसर क्या होगा? सर 2023 इज द राइट आंसर। 2023 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क किस वंश का शासक था? क्या लगता है आपको आंसर? मुगल, मौर्य, कुशाणास या गुप्ता? भैया कनिष्क के समय में ही आपको मालूम है फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहां पर हुई थी? सर कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहां पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? सर वसुमित्र जो है इसका अध्यक्ष हुआ करता था। सर उपाध्यक्ष कौन था? सर अश्वघोष जो है इसका उपाध्यक्ष हुआ करता था। ये अध्यक्ष है भाई, और ये क्या है? दैट इज उपाध्यक्ष। ये स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर। बिल्कुल आप सही हैं सर, कुषाण इज द राइट आंसर। कुषाण किस कबीले से संबंधित थे? सर यूची कबीले से संबंधित थे। किससे? यूची कबीले से संबंधित थे। मध्य एशियाई यूची कबीले से संबंधित थे, याद रखिएगा प्लीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश में जन्मी फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? बांग्लादेश born फहमीदा अजीम has won Pulitzer Award 2022 under which category? ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी, ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में, कमेंट्री में, या इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री, या एडिटोरियल राइटिंग में, संपादकीय लेखन में? किस चीज में उन्होंने इस पुरस्कार को जीता है? वो आपसे ये चीज पूछ रहा है। क्या लगता है आपको आंसर? देखिए ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। पुलित्जर अवार्ड बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी रखा है। सबसे पहले तो आपको यही होना चाहिए 2022 का पुलित्जर पुरस्कार जीता किसने है? तो अपने कॉपी में लिख लीजिए फहमीदा अजीम। क्वेश्चन को ही इस तरीके से डेवलप किया गया है। फिर यह भी पूछा जा सकता है हाल में जीतने वाली फहमीदा अजीम भैया किस देश से संबंध रखती हैं? तो सर बांग्लादेश बॉर्न है। सर बांग्लादेश से संबंध रखती हैं। सर दूसरा आंसर भी तैयार हो गया। सर तीसरा आंसर क्या है भैया? किस कैटेगरी में इन्होंने जीता है? तो मेरे भाई और बहनों इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री इज द राइट आंसर। सर सी जो है इस लेखन में इन्होंने जीता है पुलित्जर अवार्ड। इस लेखन में इन्होंने जीता है पुलित्जर अवार्ड 2022। इसमें जीता है किसमें सर? सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का कार्य था? सल्तनत काल में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने वाला आदमी कौन था?
सर फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था। सर मुगल काल में, सर मुगल काल में बाबरनामा आप जानते हो, बाबरनामा जो कि बाबर ने लिखी है। सर इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया मेरे, तुर्की भाषा में लिखी गई है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, क्या जहांगीर ने भी कोई अपनी आत्मकथा लिखी है? सर क्या जहांगीर ने कोई अपनी आत्मकथा लिखी है? यदि लिखी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या जहांगीर ने कोई अपनी आत्मकथा लिखी है? प्लीज बताइएगा। और इसका क्या आंसर होगा आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। सर क्या होगा आंसर? सर फुतुहात ए फिरोज शाही। सर क्या हो जाएगा आंसर? सर ए इज द राइट आंसर, जिसमें लिखा है सर फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा प्लीज, फुतुहात ए फिरोज शाही इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, IAC? क्या लगता है आपको आंसर? IAC विक्रांत, IAC विराट, IAC अरिहंत या IAC विशाल? प्लीज, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत के बारे में पूछ रहा है आपसे, पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर प्लीज बताइए, विक्रांत होगा, विराट होगा, अरिहंत होगा या विशाल होगा? आंसर सुरक्षित कीजिए प्लीज, ताकि मैं अपना आंसर आपको बता सकूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मैंने मान लिया कि आपने आंसर लिख लिया, तो लिख लीजिएगा IAC विक्रांत इज द राइट आंसर। सर IAC विक्रांत इज द राइट आंसर। तो भैया प्लीज नोट इट डाउन, IAC विक्रांत। वेरी गुड सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिवाली धमाका भैया, पटाखे फोड़ो पटाखे, लेकिन मिठाई के पटाखे फोड़ो, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा बारूद वाले पटाखे मत फोड़ो, क्योंकि उससे प्रदूषण फैलता है और प्रदूषण सभी के लिए घातक है। दिवाली दियों का त्योहार है, इसीलिए यहां पर आपके जीवन में एक उज्जवल दिया जलाने का बहुत अच्छा प्रयास किया गया है एग्जाम्पल, मतलब आपकी अपनी फैमिली के द्वारा, जिसमें 75% का आपको पूरा डिस्काउंट दिया गया है, 75% का पूरा आपको डिस्काउंट दिया गया है। तो याद रखिएगा, इस दिवाली एग्जाम्पल फैमिली के साथ भी मनाओ, ताकि जल्द से जल्द तुम्हारा सिलेक्शन तय हो जाए। और लास्ट डेट क्या है सर? 27 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। तो प्लीज याद रखिएगा सर, 27 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। भूलने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ताकि यह दीपक हमेशा जगमग रहे, ताकि आप ऑफिसर जल्द से जल्द बने। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिलोंग टू द पोलर रीजन? मतलब ऐसा आपको कौन सा देश लग रहा है जो एक्चुअल में ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है, जो अधिकतर पोलर रीजन में पाया जाता है? कौन सा आपको लगता है देश? प्लीज आंसर सुरक्षित कीजिए। मैं देख रहा हूं आपके आंसर को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी हां जी हां जी हां सर, कनाडा इज द राइट आंसर। सर कनाडा इज द राइट आंसर, कनाडा इज द राइट आंसर, कनाडा इज द राइट आंसर। वेरी गुड। मालूम है आपको, कनाडा और अमेरिका के बीच में 5 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, जो बॉर्डर पे हैं उसके। आप नाम भी अच्छे से जानते होंगे। सर कौन कौन सी? होम्स करके याद कर लो, हमेशा याद रहेगा। होम से H फॉर ह्यूरन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन,
E for eerie, S for सुपीरियर। भैया एक तो ये 5 लेक जो है जिनको ग्रेट लेक्स के नाम से भी आप जानते हैं मेरे भाई, एक तो ये कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा को डिसाइड करती हैं। और कौन डिसाइड करता है? 17वीं पैरेलल या 38वीं पैरेलल या 49वीं पैरेलल या 50वीं पैरेलल? कौन सी और सी रेखा है जो बकायदा इनके बीच में एक सीमा को डिसाइड करती है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और याद कर लेंगे, ये पांचों लेख तो भैया डिसाइड करती हैं, लेकिन इनमें एक लेख है जो डिसाइड नहीं करती है। समझ रहे हैं? वो बॉर्डर पर नहीं है। सर वो फिर कहां पर है? भैया ये जो मिशिगन लेक है ये पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, ये पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, ये कनाडा में स्थित नहीं है। सर इसीलिए 5 प्रकार की लेक इनके बीच में सीमा तय नहीं करती हैं, बल्कि 4 प्रकार की लेक इनके बीच में सीमा तय करती हैं, क्योंकि मिशिगन तो सर अमेरिका में स्थित है, ये कनाडा में स्थित नहीं है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के निम्नलिखित पर्वों में किस में भगवत गीता का संबंध है? भागवत गीता का संबंध किस पर्व में दिया गया है? वन पर्व में, भीष्म पर्व में, द्रोण पर्व में, शांति पर्व में? किस पर्व में भगवत गीता का उल्लेख किया गया है? बताइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या लगता है भाई? वेरी गुड भैया, बिल्कुल आप लोग सही हैं। भीष्म पर्वा इज द राइट आंसर। सर भीष्म पर्वा इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। पैठानी साड़ी किस राज्य की है? बहुत बार आपसे पूछते हैं पैठानी साड़ी, पैथनी साड़ी किस राज्य की है? भैया इसको हैंड वोवन भी किया जाता है, हाथों से भी बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट साड़ी है। इस तरीके की कुछ साड़ियां, मतलब कुछ जीआई इंडिकेटर्स भी आपसे पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा पैठानी साड़ी कहां की है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? सर महाराष्ट्र, सर कर्नाटका, सर तमिलनाडु या सर केरला? कौन सा आंसर आपको लगता है? क्या होना चाहिए आंसर? बताइए प्लीज, आंसर सुरक्षित कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं। सर महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। सर महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। देखिए यहां मैंने आपके लिए लगाई भी हुई है वो साड़ी, ये और कोई नहीं है सर, पैठानी साड़ी है, क्योंकि ये हैंड वोवन भी की जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा मराठियों में इनका प्रचलन है। तो याद रखिएगा प्लीज, पैठानी साड़ी कहां की? दैट इज महाराष्ट्र। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो क्या होगा? उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी होगी, उसे पहले जिला अदालत में अपील करनी होगी, उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार होगा या फिर उच्च न्यायालय जाने का अधिकार होगा, उसे पहले उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी। तो भैया क्या लगता है आपको, यदि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो क्या करेगा? ए बी सी डी। अपने आंसर को सुरक्षित कीजिए प्लीज। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। जी हां जी हां जी हां, बिल्कुल बिल्कुल। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन सर अनुच्छेद 226 के तहत उसे हाई कोर्ट भी जाने की पूरी आजादी है। तो सर जब भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो सर वो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट में दायर मतलब जा सकता है, डायरेक्टली जा सकता है।
तो याद रखिएगा प्लीज, सी सर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गलती मत कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग है? क्या लगता है आपको, पारंपरिक पेंटिंग ओडिशा की कौन सी है? वर्ली, सांझी, पट्टाचित्रा या मधुबनी? क्या लगता है आपको आंसर? प्लीज बताइए, अपने आंसर को सुरक्षित कीजिए। क्या लगता है भाई? भैया ध्यान दीजिएगा, सर वर्ली पेंटिंग कहां की है? सर ये महाराष्ट्र की पेंटिंग है। कहां की है सर? वर्ली जो है सर ये महाराष्ट्र की पेंटिंग है, याद रखिएगा प्लीज। लेकिन यहां पर पूछा गया है सर ओडिशा की कौन सी है, तो सर पट्टाचित्रा, मतलब पत्तल वाले कुछ चित्र होते हैं, पत्ते पर बनाया जाता है इनको, इसीलिए इसको पट्टचित्र भी बोला जाता है। सर इसका क्या आंसर होगा? डियर ध्यान में रखिएगा, ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग का नाम क्या है? सर पारंपरिक पेंटिंग पट्टाचित्रा है। कौन सी है? पट्टचित्र है। मधुबनी आप जान रहे हो सर ये बिहार की होती है, बिहार की होती है। राधा कृष्ण आदर्श है इनके, तो राधा कृष्ण की पेंटिंग भी होती है इसमें मधुबनी में। पट्टचित्र को जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, क्योंकि आपसे पूछी जा चुकी है। तो सर पट्टचित्रा इज द राइट आंसर। आज के इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? Which feature of the Indian Constitution refers to the existence of more than one level of government in the country? Radicalism, federalism, liberalism, secularism? क्या लगता है आपको आंसर? कट्टरवाद, संघवाद, उदारवाद या धर्मनिरपेक्षता? सरकार के एक से अधिक स्तरों की बात की जा रही है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकार के एक से अधिक स्तर सर वो किसमें आते हैं? सर संघवाद में आएंगे। सर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर संघवाद में एक से अधिक स्तर होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के लिए कानून बनाएगी, दैट इज संघवाद। तो ठीक है डियर ऑल, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं आप इस दिवाली बहुत अच्छे से आप मनाएंगे, मनाई होगी आपने। बहुत सारे मस्त मस्त आइटम, रसगुल्ले तुमने अपने मुंह में खाए होंगे। ईश्वर तुमको हमेशा ऐसे रसगुल्लों से भरा भरपूर रखे। और मैं आपने सभी छोटे भाई बहनों के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जल्द से जल्द सेलेक्ट हों, लगातार अपने फोकस पर पूरी तरीके से मगन रहे। ईश्वर सदा उनको सकारात्मक दृष्टि प्रदान करे। आप एक अच्छे नागरिक बने, वैसे नागरिक बने जिनके साथ रात के 2 बजे भी एक महिला सुरक्षित अनुभव करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।